नमस्कार। आज तारीख है 3 जून, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग जोर पकड़ रही है। विपक्ष के 16 दलों ने एकजुट होकर इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि यह राष्ट्रीय एकता का सवाल है। हमें संसद में खुली बहस चाहिए। यह पहली बार है जब इतने विपक्षी दल इस मांग पर एक साथ आए हैं। इस पर भाजपा का कहना है कि मानसून सत्र शीघ्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विशेष सत्र की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। पुणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की 48 घंटे में घुटने टेकने की उम्मीद को महज 8 घंटे में पूरा कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने बातचीत का प्रस्ताव रखा। सीडीएस चौहान ने यह बात पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध कला विषय पर अपने संबोधन में कही। अब खबर पूर्वोत्तर भारत में आई मौसमी आपदा से जुड़ी। असम और मेघालय में बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। असम के 22 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं मणिपुर में 19,811 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। गुवाहाटी में शहरी बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर फैसला लिया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से क्षेत्र का सैटेलाइट मैपिंग कराई जाएगी और इसके बाद आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों से समाधान सुझाने का अनुरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को 23 जुलाई के लिए टाल दिया है। ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता कमल हासन को कन्नड़ भाषा पर दिए विवादित बयान के लिए फटकार लगाई है। हासन ने कहा था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ, जिससे कर्नाटक में भारी विवाद खड़ा हो गया। कोर्ट ने कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हासन की फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर रोक की मांग के बीच कोर्ट ने माफी मांगने की सलाह भी दी थी, जिसमें उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 636 अंक लुढ़ककर 81,737 पर ही बंद हुआ, जबकि निफ्टी 174 अंक गिरकर 24,542 पर आ गया। इस गिरावट से निवेशकों की 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति डूब गई। रियल्टी सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कमजोर वैश्विक संकेतों और बिकवाली के दबाव ने बाजार को प्रभावित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी संभावित परमाणु समझौते में अमेरिका यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे समझौते के तहत हम किसी भी यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं देंगे। यह बयान उनके प्रशासन की उस कथित पेशकश के उलट है, जिसमें ईरान को नागरिक उपयोग के लिए सीमित संवर्धन की अनुमति देने की बात थी। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन वह किसी भी ऐसे समझौते को खारिज करता है जो संवर्धन को पूरी तरह रोक दे। उधर लंदन से खबर है कि तुर्की दूतावास के बाहर कुरान जलाने वाले 50 वर्षीय हामिद चोस्कुन को कोर्ट ने धार्मिक नफरत फैलाने और शांति भंग करने का दोषी ठहराया है। चोस्कुन ने 13 फरवरी को नाइट्स ब्रिज में इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने उन पर 240 पाउंड का जुर्माना लगाया। वहीं चोस्कुन ने इस फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तनाव चरम पर है। पाक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलूच अलगाववादियों को कड़ी चेतावनी दी है कि कोई भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। उन्होंने भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों को फंडिंग और हथियार देकर इलाकों में अस्थिरता फैला रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया जब बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह और हिंसा तेजी से बढ़ रही है।
अंत में खबर जरा हटके में, खबर जो न केवल विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि हमारे जीवन की सुरक्षा से भी जुड़ी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक नई प्रणाली विकसित की है जो बिजली गिरने की घटनाओं की भविष्यवाणी लगभग 2.5 घंटे पहले कर सकती है। यह प्रणाली INSAT 3D उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करती है जिससे संभावित बिजली गिरने के संकेतों की पहचान की जाती है। यह प्रणाली किसानों, निर्माण कार्यकर्ताओं, यात्रियों और खुले आसमान के नीचे काम करने वाले लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। 2.5 घंटे की अग्रिम चेतावनी उन्हें समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अवसर देती है जिससे जान माल की हानि को रोका जा सकता है। इसरो की यह पहल न केवल मौसम पूर्वानुमान को सटीक बनाती है बल्कि आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम है। यह प्रणाली भारत के मौसम संबंधी आपदाओं से निपटने में और भी अधिक सक्षम बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।